जैसा कि नाम से ही विदित है कि फैटी लीवर में फैट का जमा होना। अगर हम मेडिकल साइंस की भाषा में बात करें तो लीवर की जो सेल्स होती हैं जिनको हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उसमें 5% से ज़्यादा सेल्स में अगर फैट का डिपोजिशन हो जाता है और इतना डिपोजिशन हो जाए कि उनका न्यूक्लियस पेरिफेरी में शिफ्ट हो जाए, उस स्टेज को हम फैटी लीवर बोलते हैं। फैटी लीवर एक बहुत बड़ा टर्म है। इसमें जो है 2-3 तरह के फैटी लीवर डिजीज़ को हम सम्मिलित करते हैं और मुख्यतः जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि हमको फैटी लीवर हो गया है, वो अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज होकर आते हैं हमारे पास। फैटी लीवर का भारत में बढ़ना, ये बेसिकली जैसे जैसे भारत एक विकसित देश की तरफ अग्रसर है, वैसे वैसे जो संसाधन हैं हमारे लाइफस्टाइल के, रहन सहन के, जो वो बढ़ते जा रहे हैं। हमको आरामदायक चीज़ें ज़्यादा मिलती जा रही हैं, जिससे कि फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है और जो एनर्जी हम बर्न कर देते थे पहले ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने में, वो अब कम बर्न होती है। प्लस हमारे पास अब परचेजिंग पावर बढ़ रही है, तो खाने की कैलोरी की जो है क्षमता जो है हमारी बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्यूमुलेशन है एनर्जी का, जो हमारी एनर्जी इकट्ठा होती है शरीर के अंदर, वो फैट के रूप में होती है। तो पूरी बॉडी में ही फैट बढ़ती है, जिसकी वजह से लीवर में भी फैट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अन्य भी कारण होते हैं फैटी लीवर होने के, तो उनमें मुख्य कारण जो भारत में बढ़ने का कारण जो है यही है कि हमारे संसाधन बढ़ रहे हैं, हम आरामदायक ज़िंदगी जीते जा रहे हैं और हमारी जो कैलोरी डेली इंटेक है वो बढ़ती जा रही है। फैटी लीवर एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंतर्गत फैटी लीवर की गंभीरता के आधार पे उसको 2 या 3 भागों में हम बांट सकते हैं। तो पहला प्रकार जो है वो आइसोलेटेड फैटी लीवर बोलते हैं, जिसमें सिर्फ फैट का डिपोजिशन लीवर में हो जाता है, उसकी वजह से कोई साइन या सिम्टम या ब्लड पैरामीटर्स में कोई चेंज नहीं आता है। यूजुअली यह ऐसे ही रहता है, अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो कोई चेंज आ सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मल 70 to 80% लोगों में बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक तरह से रह जाता है। दूसरी तरफ बात करें कि नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि उस फैट की वजह से लीवर में सूजन आना शुरू हो जाए, ये एक गंभीर रोग है। आगे चल के यह दूसरे लीवर फेल्योर या सिरोसिस में चेंज हो सकता है। तो इसके होने पे बेसिकली पेट में दर्द, थकावट हो सकती है। ये जब पेशेंट कंप्लेंट करते हैं तो हम लोग ब्लड की जांच कराते हैं, जिसमें कि लीवर के एंजाइम्स बढ़े हुए हमको मिल जाते हैं। तो इसको जो है हम हेपेटाइटिस टर्म, स्टेटोहेपेटाइटिस, स्टेटो यू वर्ड यूज करते हैं फैट के लिए, और स्टेटोहेपेटाइटिस फैट की वजह से होने वाली सूजन जो लीवर में हो रही है, उससे होने वाले चेंजेस। ये लंबे समय तक अगर रहे तो धीरे धीरे यही सूजन लीवर में फाइब्रोसिस करने लगती है। फाइब्रोसिस से लीवर थोड़ा सिकुड़ना शुरू हो जाता है और लीवर का जो फंक्शन, जो नॉर्मल फंक्शन करता है, उसमें धीरे धीरे कमी आनी शुरू हो जाती है और अंततः कुछ लोगों में यह लीवर सिरोसिस में चेंज हो सकता है और उसका कुछ % आगे चल के कुछ लोगों में लीवर कैंसर में भी बदल सकता है। फैटी लीवर के लक्षण की बात करें तो 70 to 80% ऑफ पर्सन्स फैटी लीवर के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, कोई भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। यूजुअली वो किसी दूसरी वजह से अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, जिससे उनका फैटी लीवर डायग्नोज हो जाता है। लेकिन जो 20% लोग बचते हैं, उनमें कुछ लोगों को अपने दाहिनी साइड में पेट के ऊपरी हिस्से में हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है। कुछ लोग थकावट की कंप्लेंट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी थक जाते हैं, उनकी काम करने की क्षमता घट रही है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा दिन उनको वीकनेस लगी रहती है। सिम्टम में मुख्यतः यही आते हैं। अब जब अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे जो हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनकी जो हम जांच कराते हैं, उसमें लीवर एंजाइम बढ़े हुए मिल सकते हैं। साथ में ऐसे मरीजों में कोई दूसरी बीमारी भी हो सकती है, उनके लक्षण मुख्यतः कई बार आ जाते हैं, जैसे शुगर हुआ, किसी को फैट ज़्यादा होती है, या कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, उनमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। फैटी लीवर की डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 80% तक पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, किसी भी दूसरी वजह से वो अल्ट्रासाउंड कराने गए और वहाँ पे उनका फैटी लीवर डायग्नोज हो गया। फिर वो हमारे पास डॉक्टर्स के पास जाते हैं, सलाह लेते हैं कि क्या है। तो मुख्यतः तो अल्ट्रासाउंड के बेसिस पर डायग्नोज होता है कि फैटी लीवर है। उसके अगर अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे बात करें तो फैटी लीवर 1, 2, 3 की ग्रेडिंग होती है।
वो कितना लीवर जो है बेसिकली अदर टिश्यू से चमकदार हो गया है। अल्ट्रासाउंड पे लीवर की साइनिंग बढ़ जाती है, उसके बेसिस पे फैटी लीवर को डायग्नोस करते हैं और उसकी ग्रेडिंग होती है। लीवर फंक्शन टेस्ट में बिलिरुबिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेट ये मुख्य हैं फैटी लीवर को देखने के लिए। तो इसमें ज़्यादातर में एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ा हुआ मिलता है और बहुत ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 1 गुना 2 गुना नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादातर में देखने को मिलता है। किसी में अगर देखा जाए तो 8 से 10 टाइम तक हो सकता है, बट बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है। साथ में थोड़ा जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो कभी कभी बढ़ा हुआ मिल सकता है। बाकी अदर फंक्शन जो है शुरुआती फैटी लीवर में नॉर्मल रहते हैं। इसके साथ में हमें कारण देखना होता है कि फैटी लीवर अगर किसी को है और ये जांचें गड़बड़ आ रही हैं तो कोई और कारण तो नहीं है फैट के अलावा। तो जो मुख्य अदर कारण हैं उसमें डायबिटीज़ है और हाइपरटेंशन को हम लोग चेक करते हैं। अल्कोहल की हिस्ट्री ले लेते हैं कि अल्कोहल तो नहीं ले रहा है, कि अल्कोहल भी एक मुख्य कारण है फैटी लीवर होने का। अदर डिजीज़ में डायबिटीज़ की जांच करा लेते हैं, ब्लड में फ़ैट का लेवल देख लेते हैं, हाइपरटेंशन की हिस्ट्री ले लेते हैं और कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा मोटा है तो उसके लिए फिर हम हार्मोनल टेस्ट करा सकते हैं। यही जांचें जो हैं मुख्यतः फैटी लीवर के लिए होती हैं। फैटी लीवर के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने कहा कि 80% ऑफ पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं और कारण में मैंने शुरू में बताया कि आरामदायक ज़िंदगी जीने के आदी होते जा रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारे शरीर में एनर्जी का संग्रह बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर मुख्य भागों में बांटें इसके ट्रीटमेंट को तो पहला जो मुख्य ट्रीटमेंट रहता है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि अपनी जीवन शैली को बदलना। जो जीवन शैली हमारी बदल गई है जिसकी वजह से हो रहा है उसको बदलना। अगर उसकी वजह से भी थोड़ा चेंज नहीं हो पाता है तो हम कुछ दवाइयों पे जाते हैं। तो मुख्यतः मेरा जो चूँकि आम जनता से मैं रूबरू हो रहा हूँ यहाँ पे, तो उनको बताने की बात है तो मैं लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। दवाइयों का पार्ट आप अपने जो कंसल्टिंग फिजिशियन हैं या उनसे मिलके भी बात कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसको आप डेली लाइफ में अगर आप यूज़ करते हैं तो फैटी लीवर से ना केवल बचेंगे, यदि है तो उससे आप निजात भी पा सकते हैं। तो फैटी लीवर के लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में अगर मैं बात करूँ तो मुख्यतः इसको तीन भागों में हम बांट लेते हैं। एक कि हमारी जो डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, जो हम खाना खाते हैं उसको थोड़ा सा घटाना है। नंबर 2 वेट लॉस करना है। नंबर 3 फिजिकल एक्सरसाइजेस, हमें अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। आरामदायक ज़िंदगी जीने में यही 3 चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं हमारी। एक, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, बैठे रहते हैं और हमारा वज़न धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो सबसे पहले बात करें कि हम कैलोरी को कैसे कम करें। तो जो लोग ज़्यादा खा रहे हैं या कितना खा रहे हैं उनको एक अपना डाइट चार्ट अपना एक बार लिखें, 24 घंटे या एक हफ्ते का अपना डाइट चार्ट खुद बना लें कि प्रतिदिन वो क्या खा रहे हैं। और किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे जाके वो मोस्टली चेक कर सकते हैं कि मोटा मोटा कितना कैलोरी उनका इंटेक हो रहा है। तो शुरुआती तौर पे मैं ये कहूँगा कि 500 से 700 किलो कैलोरी अगर वो अपनी कम कर सकते हैं, 200 सुबह कर लें, 200 शाम को कर लें, 100 किलो कैलोरी दोपहर में कम कर लें तो 500 किलो कैलोरी बहुत आराम से हो जाता है। लेकिन अगर नहीं इतना टाइम है कि ये भी नहीं कर सकते हैं तो मोटा मोटा मैं ये कहूँगा कि सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैट जो होती है, जो फैट जम जाती है, जो यूजुअली जो बाहर का खाना होता है वो फैट सैचुरेटेड फैट में बनता है, घी, बटर, चीज़, ये चीज़ें जो हैं धीरे धीरे वो अवॉइड करें, अपने खाने से कम करें। इससे बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ ये खाना होता है, तो इसको कम करेंगे तो आपकी कैलोरी ऑटोमेटिकली काफ़ी कम हो जाती है। और आप रात के खाने को अगर 20% कम कर दें, 10% दिन के खाने को कम कर दें तो भी 500-700 किलो कैलोरी के आसपास आप कम कर ले जाते हैं अपना खाना। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके जो कि सैचुरेटेड फैटी एसिड आप कम कर रहे हैं, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सैलेड बढ़ा लीजिए खाने में। सैलेड बढ़ा देंगे जिसमें एनर्जी कम होता है तो दूसरा खाना आपका ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये तरीका है खाने को मतलब कैलोरी अपनी घटाने का। दूसरा कि टाइम से खाना खाएं। टाइम से खाने का मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट ज़रूर करें। आपके जो यूजुअली जो लोग नौकरी पेशा हैं या अपनी दुकान पे जाते हैं उनका जाने का टाइम फिक्स होता है कि 9 बजे 10 बजे जो भी है, तो यूजुअली उनका ब्रेकफास्ट का भी टाइम इसी तरह से फिक्स होता है। तो ब्रेकफास्ट करें, अच्छा ब्रेकफास्ट करें। सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं, मौसमी फल जो होते हैं वो ज़रूर लें। और इसके बाद अपना टाइम जो दोपहर खाना है वो भी टाइमली खाएं और रात का खाना भी खाएं।
अब रही बात बीच का टाइम क्या है, जो मुख्यतः वेट बढ़ने का कारण होता है वो बीच का खाना आ जाता है। बीच में हम लोग बाहर का कुछ भी खा लेते हैं कि थोड़ा सा भूख लगा, बाहर से कोई चीज़ आ गई तली भुनी, वो खा लिया। उसको अगर अवॉइड करेंगे तो भी काफ़ी हद तक वेट मैनेजमेंट में या अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में आप सफल हो जाएंगे। अब दूसरा है कि वज़न कम करना। तो वज़न एक तरीके से कम नहीं होगा। आप सोचें केवल खाना कम करके वज़न कम कर लें, तो फिर वो अगर बहुत खाना कम कर देंगे तो वीकनेस आने लगेगी, और केवल एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट रहेंगे और खाना बढ़ा देंगे तो भी फिर नहीं। दोनों चीज़ें आपको करनी होगी। और कितना कम करें, तो मोस्ट ऑफ द स्टडी, जितनी स्टडीज़ हुई हैं फैटी लीवर पे, उनमें पाया गया है कि 9 से 10% वज़न, आपका प्रारंभिक जो भी वज़न है, इतना अगर आप कम कर लेते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है फैटी लीवर डिजीज़ में। अब तीसरा और अहम पार्ट, जिसके लिए सारे मरीज कहते हैं सर टाइम नहीं मिलता है, एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता। इस एक्सरसाइज का जो फैटी लीवर के मरीज हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कोई टाइम मत रखिए। जब आपको टाइम मिले, ऑफिस वर्कर हैं तो आपको दिन में कहीं टाइम मिल जाता है ऑफिस में, तो आप ऑफिस में भी, अब ऑफिस के जो गलियारे हैं या स्टेयर्स हैं उस पर कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। जब टाइम मिले तब करें, और जो आपको अच्छा लगता है शुरुआत में वो करें। कहने मतलब अगर एक्सरसाइज को बांटेंगे कितने तरह से करें, तो मैं कहूँगा एरोबिक एक्सरसाइजेस और स्ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस दोनों करनी चाहिए। लेकिन कुछ ना करने से तो कुछ बेहतर है। तो आप चाहते हैं केवल टहल सकते हैं तो आप टहलें, केवल साइकिलिंग कर सकते हैं तो साइकिलिंग करें। और सबसे अच्छा तो है कि आप जो पैदल चल सकते हैं, ऑफिस जाते हैं वहाँ तक पैदल जाएं, जीनों का उपयोग करें। इससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। टाइमिंग अपने हिसाब से आपको निकालनी पड़ेगी। और कितना करना है, 30 से 40 मिनट। शुरुआत में आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 मिनट से शुरू करिए, 15 मिनट से शुरू करिए, वीकली 5-5 मिनट बढ़ाते जाइए तो 30 से 40 मिनट तक आप पहुंच जाएंगे। एरोबिक एक्सरसाइजेज मतलब दौड़ना, साइकिलिंग, खेलना या फिर बहुत ब्रिस्क वॉक करना, इनमें आता है। 1 या 2 दिन अगर आप निकाल सकते हैं तो स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए भी निकालें, जैसे वेट लिफ्टिंग हुआ, अपनी मसल्स को मजबूत करने की बात हुई, तो ये भी करना बहुत ही लाभदायक रहता है। अब ट्रीटमेंट पार्ट में आती ये है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें एक अहम पार्ट और है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, या और भी कोई बैड हैबिट है, तो उसको बिल्कुल बंद कर दें। ये चीज़ें भी फैटी लीवर होने में सहायक होती हैं और ये बुरा प्रभाव डालती हैं। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि फैटी लीवर के जो मरीज होते हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं आगे चल के, वो होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से। यानी कि ये मरीज जो हैं आगे चल के हार्ट की बीमारी लेकर एक्सपायर होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इसलिए स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये चीज़ें त्याग दें और अपने हार्ट का ध्यान, लीवर का ध्यान रखेंगे तो हार्ट का भी अपने आप धीरे धीरे ध्यान होता जाएगा। अब बात करेंगे कि ट्रीटमेंट क्या करते हैं। अगर ये चीज़ें नहीं चल रही हैं या कुछ हद तक हेल्पफुल हैं, आगे क्या करना है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो एज सच कोई एक्यूरेट ड्रग जिसको क्योर कर सके, ऐसी अभी तक मार्केट में नहीं है, या रिसर्च में हुए तो अभी तक उनको मतलब जो है अप्रूवल नहीं मिला है। इंडियन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन जैसे यूके है वहाँ पे या यूएस है, वहाँ पे उनको अप्रूवल नहीं मिला है। कुछ दवाइयाँ विटामिन ए को कहा गया है कि फैटी लीवर में थोड़ा सा सहायक है, वो ले सकते हैं। और अपनी डॉक्टर की सलाह पर अगर उसे लगता है तो जो अदर डिजीज़ हैं जैसे डायबिटीज़ है, फैटी लीवर जो ब्लड में फ़ैट है जिसे हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, उनकी ड्रग शुरू करें। सारोग्लूटाजार को अभी रिसेंटली इंडिया में अप्रूवल मिला है फैटी लीवर के, मतलब फैटी लीवर में सूजन की वजह, जिसकी स्टेटोहेपेटाइटिस जिसको है उसमें इसका यूज करने की अप्रूवल मिल गया है। तो ये ड्रग है, लेकिन इस ड्रग का रोल उतना ही, जब तक आप खाएंगे तब तक ये कंट्रोल रखेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो फिर से वो स्थिति वापस आ जाती है। क्योंकि मुख्य जो कारण है इसका वो है फैट, एक्सरसाइज ना होना, आरामदायक ज़िंदगी जीना। ये आप नहीं हटाएंगे तो ड्रग आपको हेल्प नहीं कर पाएगी। जो यंग जनरेशन है, जो एक्टिव है, वो अपनी एक्टिविटी ना छोड़े। एक्टिविटी का मतलब ये है जो खेलते कूदते हैं, थोड़ा बहुत पैदल चलने की आदतें हैं जिन लोगों में, वो ज़रूर रखें। घरों जो जिनके यहाँ जीने 1-2 मंजिल हैं वो जीने चढ़ के जाएं, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, गाड़ी कुछ दूर खड़ी करें अपने ऑफिस से, पैदल जाएं। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी को लगातार करते रहें और किसी न किसी स्पोर्ट की, एक्टिव स्पोर्ट की आदत डालें।
चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, लेकिन उसमें आपकी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आपको चलना, कूदना, दौड़ना, ये सब होना चाहिए। ये सब आप करेंगे तो आपका जो है एक स्टेमिना मेंटेन रहेगा। साथ में क्या है, आजकल मैंने कहा कि परचेजिंग पावर बढ़ी है तो लोग बाहर खाना पसंद करने लगे हैं। थोड़ा सा ये आदत को आप कंट्रोल में रखें। मैं कहूँगा पूरी तरह से बंद करना तो खैर बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन कंट्रोल में रखें, क्योंकि बाहर का जो भी खाना है उसको टेस्टी बनाने के लिए सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, फैट्स का बहुत यूज होता है। तो वो अगर आप खाएंगे, लगातार आदत डालेंगे, तो उसको जो है ये चीज़ आपको डेवलप हो सकती है। इससे बचें, और ख़ासकर बच्चों को ज़रूर बचाएं। जंक फूड खाने की आदत ना डालें, घर का खाना खाएं, और अपना मौसमी सीजनल फल जो हैं उनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। पानी खूब पिएं, खाने में सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इससे आप फैटी लीवर से बचे रहें। मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में जो लोग बहुत ज़्यादा ओबीज़ हैं, जिनका बहुत वेट है 100 किलो, 150 किलो, 125 किलो, और वो असमर्थ हैं बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने में, उनका वेट नहीं कम हो पा रहा है, तो उनके लिए सर्जरी एक ऑप्शन के तौर पे है। एक ऑप्शन है जो बैरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं। कई तरह से की जाती है, जैसे कि इसमें पेट में बलून फुला देते हैं, जिसकी वजह से पेट का आयतन कम हो जाएगा और वो खाना कम खा पाएंगे। या पेट का काफ़ी हिस्सा जो स्टमक आमाशय होता है, इसका काफ़ी हिस्सा सिल देते हैं, उससे उसका आयतन कम हो जाता है। और भी कई तरह के हैं, लेकिन इनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये इफ़ेक्ट मतलब पूरी तरह से इफ़ेक्टिव तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है या आप बहुत आसानी से कर लेते हैं। इट्स ए डिफ़िकल्ट प्रोसेस। एक बार आपने कराया तो लगातार आपको डॉक्टर के टच में रहना पड़ेगा। चीज़ें बॉडी में कम ज़्यादा होती रहेंगी। इसके साइड इफ़ेक्ट कई बार सीरियस भी हो सकते हैं। तो लोगों से मेरा कहना है कि सर्जरी की तरफ जाने से पहले एक बार लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को ज़रूर ट्राई करें, और पूरी मोटिवेशन के साथ ट्राई करें। ये होगा, काफ़ी हद तक होता है, लेकिन जिनमें अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पा रहे हैं, सर्जरी एक ऑप्शन है उनके लिए।